डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर एज फॉलोज। टोटल 11 हैं। कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तीसरा कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चौथा प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पांचवा कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, छठा कंज्यूमर्स क्रेडिट फैसिलिटीज, सातवां डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, आठवां साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, नौवां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, 10th one is climatic factors and the last 11th one is government policy। तो ये फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये कैसे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। हमारा पहला फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जो कमोडिटी हम खरीदने जा रहे हैं उसकी प्राइस सबसे पहले अफेक्ट करती है। इसमें कहा गया है पीपल यूज प्राइस एज अ पैरामीटर टू मेक डिसीजंस इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट और इक्वल। लोग क्या करते हैं, प्राइस को पैरामीटर लेकर के चलते हैं, क्योंकि प्राइस एक ऐसी चीज है ना जो बढ़ती घटती रहती है, नॉर्मली बढ़ती है। अगर सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है या बराबर है तो प्राइस को क्या ले लिया है कस्टमर्स ने, पैरामीटर ले लिया है कंज्यूमर्स। देखिए डिमांड जब भी हम स्टडी करते हैं ना कंज्यूमर के बेसिस के ऊपर स्टडी करते हैं, तो एक रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो कम, जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ा देता है, जब प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम कर देता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉलोज अ रिडक्शन इन प्राइस and a decrease in demand follows an increase in the price of similar goods। similar goods का मतलब होता है substitute goods, और इसको साधारण भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब substitute goods की prices बढ़ जाती हैं तो जो commodity है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग सब्सटीट्यूट से शिफ्ट होकर के अपनी इस कमोडिटी पे आ जाते हैं। और जब सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइसेस फॉल कर जाती हैं तो जो हम कमोडिटी यूज कर रहे हैं उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोग सब्सटीट्यूट पे स्विच कर जाते हैं, क्योंकि सब्सटीट्यूट की प्राइसेस कम हो गई। सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब वो गुड्स होते हैं जिसे हम नॉर्मल गुड्स की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टी और कॉफी की बात हो रही है। अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग स्विच कर जाएंगे किस पे, कॉफी पे। कॉफी की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो लोग कॉफी वाले कहाँ स्विच कर जाएंगे, वो टी पे आ जाएंगे, तब तक आएंगे जब तक कॉफी की प्राइसेस फॉल नहीं करती। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। आगे इन्होंने बोला द डिमांड कर्व एंड द डिमांड शेड्यूल हेल्प डिटरमाइन द डिमांड क्वांटिटी एट अ प्राइस लेवल। किसी भी एक प्राइस लेवल पे डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल आपको मदद करता है। डिमांड शेड्यूल का मतलब डिमांड वाला जो टेबल होता है ना जिसकी मदद से हम डिमांड कर्व बनाते हैं, वो हमें हेल्प करता है कि किस प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। अब वो डिमांड शेड्यूल देख करके बड़े आराम से ये पता लगा सकते हैं कि 10 रुपए में कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई, 20 रुपए में कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई, और उसी के बेसिस के ऊपर आप एक डिमांड कर्व भी बना सकते हैं। आगे इन्होंने कहा एन इलास्टिक डिमांड इंप्लाइज और रॉबस्ट चेंज क्वांटिटी अकंपनीड बाय अ चेंज इन प्राइस। देखिए इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जो चीजें चेंज होती हैं। इन इलास्टिक का मतलब जो चीजें चेंज नहीं होती, जिसपे कोई असर नहीं पड़ता, जो फिक्स होती हैं। एन इलास्टिक डिमांड इंप्लाइज, एक इलास्टिक जो डिमांड है वो इंप्लाइज अ रॉबस्ट चेंज इन क्वांटिटी अकंपनीड बाय चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही प्राइस चेंज होता है वैसे ही डिमांड बहुत तेजी से चेंज होता है। थोड़ा सा प्राइस कम होगा बड़ी तेजी से डिमांड बढ़ जाएगा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा बड़ी तेजी से डिमांड फॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला इन्होंने बोला सिमिलरली एन इनइलास्टिक डिमांड इंप्लाइज दैट वॉल्यूम डज नॉट चेंज मच इवन व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस। तो इनइलास्टिक जो डिमांड होता है वो ऐसी चीज होती है जिसमें वॉल्यूम ज्यादा असर नहीं होता, अगर प्राइसेस बढ़ेगी घटेगी डिमांड लगभग लगभग उतनी रहेगी। जैसे सॉल्ट का कंजम्पशन है एग्जांपल के तौर पे, अगर सॉल्ट 20 रुपीज केजी से अगर 5 रुपीज केजी हो जाएगा तो हम अपनी डिमांड नहीं बढ़ा देंगे, क्योंकि उसका कंजम्पशन हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, ज्यादा सॉल्ट नुकसान करता है, कम सॉल्ट में टेस्ट नहीं आता है, आप समझ रहे हैं। तो वो उस सॉल्ट की डिमांड इन इलास्टिक हो गई, मैच बॉक्स की डिमांड इन इलास्टिक हो गई। ठीक है, इस हिसाब से हमारा दूसरा जो फैक्टर है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर में इन्होंने बोला कि राइजिंग इनकम लीड्स टू अ राइज इन द नंबर ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स। सिमिलरली अ ड्रॉप इन इनकम इज अकंपनीड बाय रिड्यूस्ड कंजम्पशन लेवल्स। देखिए जब हमारी इनकम बढ़ती है, एक टाइम होगा जब आपकी इनकम कम रही होगी, या अगर अभी आपकी इनकम शुरू नहीं हुई है तो जब जॉब लगेगी, जब आप अर्न करना शुरू कीजिएगा तो आपकी इनकम कम रहेगी। तो जब इनकम कम रहती है तो कंपेरेटिवली डिमांड आप कम करोगे, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी आप चीज़ों की डिमांड बढ़ाते चले जाएंगे। सिमिलरली जैसे ही आपकी इनकम फॉल करेगी, जैसे अभी कोविड 19 के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोग
अनएम्प्लॉयड हो गए या अंडर एम्प्लॉयड हो गए, तो उनकी इनकम जैसे ही रिड्यूस हुई तो उन्होंने डिमांड करना कम कर दिया। ठीक है, कपड़ों का डिमांड कम हो गया, जूते चप्पलों का डिमांड कम हो गया, क्योंकि 5 6 7 महीने से घर से बाहर निकले नहीं, तो उन्होंने ना डिमांड किया ना उसे परचेज किया। तो इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जिन लोगों की इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो लोग तो उसी हिसाब से शॉपिंग करते रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों की इनकम पे फर्क पड़ा उन्होंने परचेज नहीं किया। आगे इन्होंने बोला दिस रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड इज नॉट लीनियर इन नेचर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, ये एकदम लीनियर नहीं होता। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी डिटरमाइन द प्रपोर्शन ऑफ चेंज इन द डिमांड लेवल। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, वो बताता है कि डिमांड में कितना चेंज आया। तो मार्जिनल का मतलब यही होता है ना कि जब हम जो लास्ट यूनिट परचेज किया उसके बाद कितना प्राइस बढ़ा तो हम कितना यूनिट परचेज कर रहे हैं, उस बेसिस पे मार्जिनल यूटिलिटी बताता है हमको कि प्रोपोर्शनली कितना डिमांड में चेंज आया इनकम बढ़ने या घटने पे। ठीक है, अगला जो फैक्टर है वो है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, जो कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज को खरीदने के लिए, मतलब किसी भी चीज की मार्केट में डिमांड के लिए। इन्होंने कहा कि कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। कस्टमर सामान खरीदता है, कंज्यूमर उसकी यूटिलिटी गेन करता है। जरूरी नहीं जिसने सामान खरीदा वो उसे कंज्यूम कर रहा हो। तो कस्टमर मे नॉट बी अ कंज्यूमर, लेकिन सारे कंज्यूमर्स कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डिटरमाइन करने में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में। आगे इन्होंने कहा टेस्ट एंड प्रेफरेंस जनरली डिपेंड ऑन लाइफस्टाइल, social customs, religious values attached to a commodity, habit of the people, the general level of living of the society and age, sex of the consumers। तो इन्होंने कहा कि बेसिकली जो टेस्ट होता है ना और प्रेफरेंस होता है वो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है जनरली। ठीक है, सोशल कस्टम्स, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी कैसे कस्टम्स फॉलो करती है। रिलीजियस वैल्यूज, धर्म के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, चीजों की डिमांड डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे दीपावली के टाइम क्या होता है कि जो हिंदूज होते हैं वो पूजा पाठ की चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं, तो दीपावली के टाइम रिलीजियस व्यूज उन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। अगर हम ईद की बात करें तो मुस्लिम्स लोग ईद के टाइम सेवैया की डिमांड, कुर्ते पजामे की डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। तो दीज आर रिलीजियस व्यूज। ठीक है, इसके बेसिस के ऊपर डिमांड बढ़ता है। आगे इन्होंने बोला कि हैबिट ऑफ द पीपल, लोगों का हैबिट क्या है उसके ऊपर भी डिमांड बिल्कुल डिपेंड करेगा। जनरल लेवल ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टेटस है, वो भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, हायर लेवल ऑफ लिविंग है तो उस हिसाब से, लोअर लेवल है तो उस हिसाब से चीजों की डिमांड रहेगी। एज के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिमांड मतलब असर पड़ता है। छोटे बच्चे चॉकलेट ज्यादा डिमांड करते हैं कंपेरेटिवली बड़े लोग। ठीक है, जेंडर ऑफ द कंज्यूमर, यहाँ सेक्स ऑफ द कंज्यूमर के बारे में मतलब जेंडर, अगर फीमेल्स ज्यादा हैं तो फीमेल्स अपने हिसाब से चीजें ज्यादा डिमांड करेंगी, मेल्स ज्यादा हैं तो मेल्स अपने हिसाब से चीजें ज्यादा डिमांड करेंगे। आखिरी पॉइंट इन्होंने बोला चेंज इन दीज फैक्टर्स चेंजेस कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स अगर चेंज होंगे तो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा, मतलब सोशल कस्टम चेंज होगा, लाइफस्टाइल चेंज होगा, रिलीजियस वैल्यू चेंज होगा, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस कस्टमर का, कंज्यूमर का चेंज हो जाएगा। अगला जो फैक्टर है वो है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब इसमें दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, दूसरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब वो चीजें होती हैं जिनकी जॉइंट डिमांड होती है, जैसे कार एंड पेट्रोल। ठीक है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को ये लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पे हम एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टी और कॉफी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इन्होंने बोला एन इंक्रीज इन द प्राइस of one product will cause a decrease in the quantity demanded of a complementary product. Example, rise in the price of bread will reduce the demand for butter. This arises because the product are complementary in nature। मतलब समझ गया। इन्होंने बोला कि जब एक चीज की प्राइस बढ़ती है दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कार मार्केट में कार की डिमांड कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। अगर ब्रेड के प्राइस बढ़ जाएंगे तो बटर की भी मतलब डिमांड के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रेड का प्राइस रिड्यूस होता है तो बटर की डिमांड भी बढ़ जाएगी। आप बात समझ रहे हैं। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जो जॉइंटली यूज होते हैं, जॉइंटली डिमांड होते हैं। ठीक है, अगला है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। इसमें इन्होंने बोला एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल कॉज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट।
एग्जाम्पल, rise in the price of tea will increase the demand for coffee and decrease the demand for tea। मतलब आप समझ रहे हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में इन्होंने बोला कि दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, दूसरे की प्राइस बढ़ती है तो पहले की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, राइस इन द प्राइस ऑफ टी विल इंक्रीज द डिमांड फॉर कॉफी। अगर जैसे मैंने बताया ना अभी आपको कि टी एंड कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो अगर टी का प्राइस बढ़ा, चाय की अगर कीमत बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। और चाय की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि चाय डिमांड करने वाले, टी डिमांड करने वाले स्विच कर जाते हैं कॉफी के ऊपर। तो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगला फैक्टर है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। अब कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर इनकम और एक्सपेक्टिंग एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स विल लीड टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब आप समझ रहे हैं कि भविष्य में मेरा प्रमोशन होने वाला है, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट लगने वाला है, मेरी एक अच्छी जॉब लगने वाली है, मेरी अगर अच्छी सैलरी होने वाली है ना, मेरी जॉब लग गई है और 1 महीने में ज्वाइन करना है मुझे, उसके बाद मेरी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं? तो ये एक्सपेक्टेशन है हायर इनकम की। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये जान रहे हैं कि आने वाले टाइम में किसी गुड्स के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। हम पहले ही चीजों को खरीद करके स्टॉक कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। अगला इन्होंने बोला, सिमिलरली एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ रिड्यूस्ड इनकम और अ लोअरिंग इन प्राइस ऑफ गुड्स विल डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अगर हमें मालूम है कि आने वाले टाइम में हमारी इनकम कम हो जाएगी, इनकम उस हिसाब से नहीं रहेगी, या हम ये जान रहे हैं कि आने वाले टाइम में किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो हम अभी डिमांड कम कर देंगे, ठीक है, हम नहीं खरीदेंगे। क्योंकि पहले केस में तो पैसा ही नहीं है हमारे पास, दूसरे केस में आने वाले टाइम में प्राइसेस कम होंगी तो तब खरीद लिया जाएगा। अगला फैक्टर है कंज्यूमर्स क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें अगर वो क्रेडिट पे मिल जाए, उधार पे मिल जाए, ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पे मिल जाए, तो हम कंपेरेटिवली डिमांड बढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट भी क्रेडिट फैसिलिटीज दे देता है, ठीक है, अमेजॉन भी क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहा है, और बहुत सारी ईएमआई कंपनीज है जैसे फाइनेंशियल बजाज फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, बजाज फिनकॉप, फिनसर्व जो है, बजाज फिनसर्व है, वो क्रेडिट फैसिलिटीज देता है, नो कॉस्ट ईएमआई पे आप सामान खरीद लो। तो जिन चीजों पे ये सारी फैसिलिटीज मिलती है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इन्होंने बोला कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू द कंज्यूमर्स फ्रॉम द सेलर, बैंक्स, relations and friends or from other sources encourage the consumers to buy more than what they would buy in absence of credit availability। मतलब आप समझ रहे हैं, इन्होंने बोला कि जब सेलर क्रेडिट दे रहा है, आपको उधार में चीजें दे दे रहा है, बैंक्स दे दे रहा है, रिश्तेदार दे दे रहे हैं, दोस्त दे दे रहे हैं, तो आप डिमांड ज्यादा कर देते हो, ठीक है, कंपेरेटिवली जब आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती। आगे इन्होंने बोला, दैट इज वाई कंज्यूमर्स हु कैन बोरो मोर कैन कंज्यूम मोर देन दोज हु कैन नॉट बोरो। मतलब समझ रहे हैं, जो जितना ज्यादा उधार ले सकते हैं, जिनके पास उधार लेने की पावर है, वो ज्यादा उधार लेंगे भी, ज्यादा सामान खरीदेंगे भी, ज्यादा कंज्यूम करेंगे भी। Credit facility mostly affect the demand of for durable goods, particularly those which require bulk payment at the time of purchase। तो क्रेडिट फैसिलिटी बेसिकली उन ड्यूरेबल गुड्स के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिएगा कि कार, इंडिया में जब भी लोग कार खरीदने के लिए जाते हैं तो क्रेडिट पे ही कार खरीदते हैं, मतलब वो उसे फाइनेंस करा लेते हैं, थोड़ा सा डाउन पेमेंट कर देंगे और कार ले आएंगे। ये ड्यूरेबल गुड्स के लिए होता है जो लंबे समय तक चलते हैं। साथ ही साथ क्रेडिट फैसिलिटी वहां मिलती है जहां पे आपको बल्क में ढेर सारा पेमेंट करना होता है। कोई भी कार आप खरीदने जाइएगा, कम से कम 5 लाख से नीचे तो कोई कार आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो 5 लाख बल्क में पेमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट फैसिलिटी, और क्रेडिट फैसिलिटी का यूज करके आप सामान खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप खरीद लीजिएगा, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके। तो आपके पास पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिली और डिमांड आ गई उस चीज की। अगला है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको साधारण भाषा में बता दूं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है ना, यहाँ पे इन्होंने बोला, व्हेन न्यू कमोडिटीज और न्यू मॉडल्स ऑफ एग्जिस्टिंग वन अपीयर्स इन द मार्केट, रिच पीपल क्या करते हैं, सबसे पहले उसे खरीद लेते हैं नए मॉडल को, ठीक, जैसे नया कार हो गया, आईफोन हो गया, तो रिच पीपल उसे सबसे पहले खरीदते हैं, अमीर लोग उसे पहले खरीदते हैं। कलर टीवी सेट हो गया, ठीक है, वीसीआर हो गया, वीसीआर पहले आता था, ठीक है, और अमीर लोगों से पहले खरीद करके शो ऑफ ज्यादा करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि आईफोन ले रखा है लेकिन कोई नया वर्जन लाख, 1.5 लाख रुपए का आया तो भी उन्होंने उसे अपग्रेड करने के नाम पे नया खरीद लिया।
ठीक, तो ये रिच लोग खरीदते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावा। और मैं आपको बताऊं, जो लोग दिखावा करते हैं और रियलिटी में उनके पास उतना पैसा होता नहीं, वो शो ऑफ ज्यादा ही कर लेते हैं। ज्यादातर लोग, रिच लोग थोड़े समझदार होते हैं, वो इस हिसाब से काम नहीं करते। जो ज्यादा रिच नहीं होते वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के चक्कर में, उनके पास पैसे हैं नहीं लेकिन फिर भी खरीद लेते हैं, फालतू में खरीद लेते हैं। सम पीपल बाय गुड्स और न्यू मॉडल्स ऑफ गुड्स, ये गुड्स हैं, बिकॉज दे हैव अ जेन्युइन नीड फॉर देम और हैव एक्सेस परचेजिंग पावर्स। सम अदर्स डू नॉट बिकॉज दे वांट टू एग्जिबिट देयर अफ्लुएंस। मतलब समझ रहे हैं, कुछ लोग जेन्युइनली खरीदते हैं क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर है। इन्होंने बोला सम पीपल, लेकिन ज्यादातर लोग जिनके पास है ही नहीं, वो दिखावे के चक्कर में खरीद लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। बट वंस न्यू कमोडिटीज आर इन वीक, many household buy them not because they have a genuine need for them but because their neighbors have bought these goods। ठीक है, अगर हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है, हम कार नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारी नेबरहुड में किसी ने कार खरीद ली, तो दिखाने के चक्कर में वी विल ऑल्सो गो एंड बाय अ कार। ठीक है, तो दिस इज वेस्ट ऑफ मनी। द परचेजेस मेड बाय द लैटर कैटेगरी ऑफ द बायर्स, मतलब ये जिनके पास पैसे नहीं है, out of such feelings as jealousy, competition, and equality in the peer group, social inferiority, and the desire to raise their social status। तो ये लोग क्यों करते हैं? या तो जलन में करते हैं, या तो कंपटीशन में करते हैं, या तो इक्वालिटी, बराबरी में करते हैं। सोशल इंफीरियोरिटी मतलब सोसाइटी में लोग उनको इंफीरियर ना समझें, या भैया इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इस चक्कर में करते हैं। Purchase made on the account of these factors are the result of what economists call demonstration effect or the brand wagon effect. These effects have a positive effect on demand। ठीक है, तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है ना, इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर, और इसी को डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहा जाता है। आगे का, ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन अ कमोडिटी बिकम्स द थिंग ऑफ कॉमन यूज, तो अमीर लोग क्या करते हैं कि वो सारी चीजें इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और दूसरी चीज पे शिफ्ट कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। इट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द रिलेटेड गुड्स। आप बात समझ रहे हैं कि जैसे आईफोन है, आईफोन बहुत अगर कॉमन हो जाता है, लोगों हर इंसान खरीदे। वैसे आईफोन कभी कॉमन नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन मान लीजिए आईफोन अगर कॉमन हो जाता है, तो जो रिच लोग हैं वो कहाँ स्विच कर जाएंगे? वो उससे और किसी महंगे ब्रांड पे स्विच कर जाएंगे अगर कोई मार्केट में अवेलेबल होगा तो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्नॉब इफेक्ट। अगला जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है या फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, वो है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो पॉपुलेशन भी डिमांड को बहुत अफेक्ट करता है। जैसे इन्होंने बोला, द टोटल डोमेस्टिक डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ मास कंजम्पशन डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो डोमेस्टिक डिमांड है ना, टोटल डोमेस्टिक डिमांड, वो मास कंजम्पशन के ऊपर, जो एक देश का पॉपुलेशन है उसमें जो चीज मास कंज्यूम की जा रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। गिवन द प्राइस पर कैपिटा इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा, द लार्जर द पॉपुलेशन द लार्जर द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। आप समझ रहे हैं, टेस्ट प्रेफरेंस के बेसिस के ऊपर, पर कैपिटा इनकम के बेसिस के ऊपर, प्राइस के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करता है। जिसके लिए जैसे पर कैपिटा इनकम जहां पे बहुत ज्यादा है, तो उस बेसिस के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। पर कैपिटा इनकम अगर कम है तो डिमांड भी कम होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जिस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जिसके लिए कम है उसकी डिमांड ही नहीं होगी। ठीक है, प्राइस भी डिपेंड करता है इस हिसाब से। With an increase or decrease in the size of population and with the employment percentage remaining the same, demand for the product tends to increase or decrease। आप बात समझ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज सेम है लेकिन अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके ऊपर भी डिमांड बहुत डिपेंड करता है। अगला फैक्टर जो है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज द बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ द मार्केट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के मार्केट डिमांड के लिए जो नेशनल इनकम है वो एक बेसिक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, उसी मतलब बेसिक डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि वो बहुत प्रभावित करता है। जितनी ज्यादा नेशनल इनकम होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट्स लेवल, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड के लिए। ठीक है, इफ नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर नेशनल इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, इफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द लोअर इनकम ग्रुप्स, market demand for essential goods including
inferior ones will be the largest whereas the demand for other kinds of goods will be relatively lower। आप बात समझ रहे हैं कि जब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो गरीबी ज्यादा है, तो नेसेसिटी की चीजों का ज्यादा डिमांड होगा क्योंकि गरीब लोग ज्यादा हैं। जो अगला फैक्टर है वो है क्लाइमेटिक फैक्टर, जो डिमांड को अफेक्ट करता है। इसमें इन्होंने बताया कि अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। क्लाइमेटिक फैक्टर्स किसी भी चीज की डिमांड को बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट करता है। एग्जांपल के तौर पे आइसक्रीम की डिमांड और कोल्ड ड्रिंक की डिमांड समर में इंक्रीज हो जाती है, जबकि विंटर में टी और कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लोग ज्यादा सर्दियों में चाय और कॉफी पीना पसंद करते हैं, जबकि गर्मियों में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करना पसंद करते हैं। सम प्रोडक्ट्स हैव अ स्ट्रॉन्गर डिमांड इन हिली एरियाज देन इन प्लेन्स। जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि पहाड़ पे सर्दी ज्यादा पड़ती है तो जैकेट्स की डिमांड वहाँ साल भर होती है, या वुलन क्लॉथ्स की डिमांड ज्यादातर साल भर वहीं होती है कंपैरेटिवली प्लेन्स में। लास्ट में कह रहे हैं देयरफॉर इंडिविजुअल डिमांड डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में इंडिविजुअल्स अलग अलग डिमांड करते हैं। लास्ट में गवर्नमेंट पॉलिसी में कह रहे हैं रिफर्स टू वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस बढ़ा दिए तो डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और अगर टैक्सेस कम कर दिया, रिबेट दे दिया या सब्सिडी दे दिया, तो जब सब्सिडी मिल रहा है किसी चीज पे तो आप डिमांड बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ अ प्रोडक्ट हैज हाई टैक्स रेट दिस वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, this would result in decrease in the demand for the product। Similarly, the credit policies of a country also include the demand for a product। For example, if sufficient amount of credit is available to consumers, this would increase the demand for प्रोडक्ट्स। आप बात समझ रहे हैं कि क्रेडिट फैसिलिटीज भी अगर मिल जाती है ना गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत, तो फिर उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। मतलब गवर्नमेंट ये चीज भी तय करती है कि किस चीज में क्रेडिट मिलना चाहिए, किस चीज में नहीं मिलना चाहिए। तो अगर क्रेडिट पॉलिसी बनी है गवर्नमेंट द्वारा तो जिन चीजों में बनी है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी कंपेरेटिवली, और जिनमें नहीं है आप फिर वो आप नहीं खरीद सकते, तो कंपेरेटिवली डिमांड कम हो गई। तो ये थे 11 फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या फैक्टर्स हैं, कैसे डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी मेहनत को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।